हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास अध्याय 11 पर होगी। उसको शुरू करने से पहले हम हमारे पिछले अध्याय यानी 10 का रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। रोमवासी काली मिर्च को क्या कहते थे? काला सोना कहते थे। दूसरा क्वेश्चन, संगम कविताओं में मूवेंदार शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। तीन शासक परिवार के मुखियाओं के लिए इसका प्रयोग किया गया है। वो शासक कौन कौन से थे? चोर, चेर, पांड्य। यानी मूवेंदार शब्द का किसके लिए उपयोग मिलता है? हमें चोल, चेर, पांड्य के शासकों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? मदुरई। तथा चोलों का पत्तन पुहार जो था वो महत्वपूर्ण केंद्र थे इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम भारत में लगभग 2500 वर्ष पूर्व सातवाहन वंश का प्रभाव बढ़ गया जिसका प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी था और सातवाहन वंश के लोग अपने आप को दक्षिणापथ स्वामी की उपाधि से भी संबोधित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। कब हुआ यह आविष्कार? लगभग 7000 साल पहले। सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे जिनका शासन लगभग 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर था। कुषाणों का शासन कहां से कहां तक व्याप्त था? इनका शासन मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत, कहां पर? पश्चिमोत्तर भारत पर था। और इनके शक्तिशाली केंद्र देखिए आप कौन कौन से थे? मथुरा और पेशावर इनके शक्तिशाली केंद्र थे। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाणों द्वारा जारी किए गए। यानी सबसे पहले हमारे यहाँ सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने। कनिष्क कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसके दरबार में कवि अशोक घोष थे। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ और जो बुद्ध चरित्र थी उसकी रचना किसने की थी? अशोक घोष ने। और अशोक घोष किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ महायान धारा का विकास हो गया था और उसकी दो विशेषताएं हमें नजर आती हैं। पहली, अब बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी यानी बुद्ध को देवता और भगवान के रूप में मानकर पूजा जाने लगा तथा बौद्धिस्तों में आस्था इसकी दूसरी विशेषता है। पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में जापान तक यह धारा यानी महायान धारा फैल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप दक्षिण पूर्व एशिया की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला। अगला देखिए, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियन 1600 साल पहले भारत आया और स्वेंग तशांग 1400 साल पहले और उसके 50 साल बाद इत्सिंग आया। यहाँ आप इन तीर्थयात्रियों का कालक्रम याद रखिएगा। सबसे पहले कौन आया? फासियन, उसके बाद स्वेंग तशांग और उसके बाद इत्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा है, भक्ति किसे कहते हैं? यदि हम किसी देवी या देवता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें वही भक्ति कहलाती है। और भक्ति मार्ग की चर्चा हमें भगवत गीता में भी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वराह के रूप में विष्णु की मूर्ति हमें कहां से प्राप्त हुई है? एरन के मंदिर से। और एरन कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईसाई धर्म का उदय लगभग 2000 साल पहले हुआ और ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। यानी ईसा मसीह से ही तो ईसाई धर्म का उदय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। ऐसा इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है। तो इस तरह हमने पिछले चैप्टर यानी चैप्टर 10 का रिवीजन कर लिया है। अब हम आज का अध्याय शुरू करते हैं जो है नए साम्राज्य और राज्य। क्या बताती हैं प्रशस्तियां? समुद्रगुप्त के बारे में हमें एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। वास्तव में यह उसके दरबारी कवि हरिशेन द्वारा संस्कृत में लिखी गई एक कविता है। इसे 1700 साल पहले लिखा गया। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई। इसे ही प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। और प्रशस्ति होती क्या है? यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे हम प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, अर्थात यह अब शुरू हुआ हो ऐसा ही नहीं था। प्रशस्तियां पहले भी लिखी जाती थी। जैसा हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के बारे में भी हमें उसकी प्रशस्ति से पता चलता है, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। अब देखिए समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से हमें क्या क्या पता चलता है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा
युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। हमने अभी अभी इसकी परिभाषा में पढ़ाई था, प्रशस्ति होती ही प्रशंसा है, यानी इसमें भी कवि ने राजा की खूब प्रशंसा की है, यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। चलिए हम इसको देख लेते हैं। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। यहाँ देखिए आप समुद्रगुप्त के सिक्के दिए गए हैं, जिसमें उनको वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है, यानी इन्हें संगीत का भी शौक रहा होगा, इससे हमें यह पता चलता है। अब हम इसे पढ़ने से पहले एक बार मानचित्र देख लेते हैं, फिर आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखिए आप यहाँ गुप्त साम्राज्य का साम्राज्य विस्तार देख सकते हैं, जिसके महत्वपूर्ण नजर दिखेंगे हमें कनौज, मथुरा, प्रयाग, पाटलिपुत्र और नालंदा। इसके ऊपर ये पड़ोसी राज्य क्षेत्र दिखाया गया है, जो नेपाल, असम तटीय क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यहाँ ये नीले रंग से रंगे हुए क्षेत्र दिखाए गए हैं, जो बाहरी देश हैं, जैसे शक और कुषाण का साम्राज्य, तथा नीचे इसी तरह श्रीलंका में भी आपको यही रंग दिखेगा। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं जो ये लाल रंग के निशान हैं, ये बाहरी साम्राज्य के क्षेत्र दिखाए गए हैं, जिनको समुद्रगुप्त ने जीत लिया था, लेकिन वहां शासन नहीं किया, उन्हें ही शासन करने की अनुमति दे दी थी। और आर्यवर्त के भी 9 राजाओं को समुद्र ने जीतकर साम्राज्य विस्तार किया था। यहाँ आप महत्वपूर्ण अन्य केंद्र देख सकते हैं। चोल, चेर, पांड्य का शासन यहाँ था। यहाँ देखिए आप अरिका मेडु पत्तन, जो हमने पीछे भी किया था। पुहार देखिए आप, ये एक महत्वपूर्ण केंद्र था इनका। चालुक्य साम्राज्य देख सकते हैं आप, जिसका एक महत्वपूर्ण नगर ऐहोल था। सातवाहन साम्राज्य यहाँ फैला हुआ था महाराष्ट्र तक। तो अब हम हमारा वो पढ़ते हैं, जो जिससे आपको अच्छे से समझ आ सके। मानचित्र 7 को हमने देख लिया है। जो हरे रंग से रंगा गया क्षेत्र है, वो पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु हमने अभी अभी देखे थे, उसी तरह बैंगनी तथा नीले रंग को भी देखा। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिश्चंद्र 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है, जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानी को दिखाने के लिए हमने अभी अभी लाल बिंदुओं को देखा ही था। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था और समुद्रगुप्त ने इन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। आपको एक बार फिर दिखा देते हैं। ये देखिए, ये वो 12 शासक थे जिनको समुद्रगुप्त ने जीत लिया था, लेकिन उन्हें फिर भी साम्राज्य में शामिल नहीं किया था। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। यहाँ देखिए आप, ये है बैंगनी रंग में रंगा हुआ क्षेत्र, जो पड़ोसी राज्यों से होते हुए नेपाल, बंगाल, असम और तटीय क्षेत्रों तक फैला हुआ है। इसके बाद बाह्य इलाकों के शासक, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता अस्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। हम दोबारा दिखाते हैं आपको शक और कुषाणों का शासन कहाँ था। ये देखिए आप, यहाँ शक और कुषाणों का शासन व्याप्त था। अब आगे चलते हैं। अब हम वंशावलियों के बारे में पढ़ते हैं। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी हमें समुद्रगुप्त के पर पितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज की जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ गया। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों, जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तशिकों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। इसे आप याद रखिएगा, उनके दरबार में कौन कौन थे? कवि कालिदास और आर्यभट्ट भी उनके दरबार में ही थे।
हर्षवर्धन तथा हर्षचरित के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने कब शासन किया? 1400 साल पहले। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। यानी हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? कवि बाणभट्ट के द्वारा। और यह किसकी जीवनी है? राजा हर्षवर्धन की। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री स्वेंग त्सांग, जिनके बारे में हम पीछे पढ़ भी चुके हैं, काफी समय तक हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन किया। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। तो इस कहाँ के राजा थे हर्षवर्धन? थानेश्वर के। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। इससे हमें क्या पता चलता है कि उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय से भी लड़ाई की थी, जिसमें वो परास्त हो गए होंगे। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। यानी कहाँ तक था इनका राज्य? कांचीपुरम से कावेरी नदी के डेल्टा तक पल्लवों का राज्य था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्य की राजधानी अहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से भी पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? रवि कीर्ति, जिन्होंने पुलकेशिन द्वितीय पर प्रशस्ति भी लिखी। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्य की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्यों को अंत में राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इससे हमें क्या पता चलता है? पहले पल्लवों और चालुक्यों का शासन था, उसके बाद राष्ट्रकूट और चोल आए होंगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, अब हम यह देखते हैं। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिशेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। इस तरह हम देख सकते हैं एक व्यक्ति कितने पदों पर आसीन है। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाहा यानी व्यापारियों के काफिलों का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो आप याद रखिएगा, नगर श्रेष्ठी कौन था? मुख्य बैंकर। सार्थवा कौन होता था? व्यापारी के काफिले का नेता। और प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार को कहा जाता था। और कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान होते थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य ही स्थापित कर लेते थे। अब हम सेना के बारे में देखते हैं। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिनमें
हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था, यानी इन्हें वेतन के रूप में क्या मिलता था, भूमि दान ही मिलता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे, यानी यदि राजा दुर्बल हो गया तो ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश भी करते हमें नजर आते हैं। अब देखते हैं दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक है ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे क्या कहते हैं, सभा। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखभाल आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात की गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम है। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। यहाँ हमने 3 सभा की चर्चा की, उसे आप दोबारा रिवाइज कीजिए। सबसे पहले कौन सी थी, सभा, जिसे कौन संचालित करता था, ब्राह्मण भूस्वामी। उसके बाद उर नामक सभा किन इलाकों में थी, जिनमें भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे। और फिर था नगरम। नगरम क्या थी, व्यापारियों का एक संगठन। अब हम उस जमाने के आम लोगों के बारे में देखते हैं। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों और कुछ अन्य स्रोतों में मिलती है। चलो इनके उदाहरण देखें। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। तो इनके नाटक से हमें क्या पता चलता है कि संस्कृत केवल ब्राह्मण और राजा लोग ही बोल सकते थे, जबकि अन्य लोग और महिला प्राकृत भाषा ही बोलते थे। और इनके इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। यहाँ देखिए, मछुआरे को जो अंगूठी मिलती है उसका वर्णन दिया गया है, जिससे राजा को शकुंतला के बारे में पता चलता है। हम इसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यह हमारे एग्जाम के लिए कोई उपयोगी नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चीनी तीर्थयात्री फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये एक लकड़ी के टुकड़े पर चोट करते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क हो जाते और अपने को छू जाने या किसी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का सजीव चित्रण किया गया है। यह भी हम देख लेते हैं कि सेना कैसे निकलती थी। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊंट तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ कौन कौन होते थे? संगीतकार, नगाड़े, बिगुल और तुर्री बजाते हुए लोग भी चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़, फूलों का उपहार लाते थे, जानवरों को चारा भी देते थे और राजा से वे भी मिलना चाहते थे ताकि शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कूचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जुते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी जब सेनाएं। अब यहाँ कुछ अन्य जानकारी दी गई है, उसे देख लेते हैं। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी और नाविकों ने यूरोप और भारत के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। तो आप इसे याद रखिएगा, बेदुइन कौन थे? ये अरब के घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित होते थे क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है।
लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। तो इस्लाम की कब शुरुआत हुई? 1400 साल पहले। और किसके द्वारा? पैगंबर मोहम्मद के द्वारा हुई थी। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। हमारा आज का चैप्टर पूरा होता है। अगली क्लास हमारी 12th चैप्टर होगी और उसको शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं।